अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और जनाब, आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, यही हमेशा की तरह हमारी दुआ भी है आप लोगों के लिए। और इस वक्त बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अचानक ही अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहमत बरसाई है, क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना चाहती हूँ, और वो ये है कि फ़ैमिली यूनिट को मज़बूत करने के बारे में, कि हम कैसे अपने ख़ानदान को जज्बाती तौर पर बेहतर बना सकते हैं। और ये एक ऐसा पहलू है जो हमारे ख़ानदानी रिश्तों को मज़बूत बनाने, एक दूसरे को बेहतर समझने और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद भी करता है। मौजू इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्प है कि इस पर बहुत ही कम बात करने को मिलती है। जहाँ तक जज्बाती ज़हानत या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है ना, ये एक ऐसी सलाहियत है जिसके ज़रिए हम अपने और दूसरों के जज्बात को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनको मुनज़्ज़म करते हैं और मुस्बत अंदाज में उनका इस्तेमाल भी करते हैं। बुनियादी तौर पर ना 3 बुनियादी टेक्निक्स हैं जिन पर मबनी है ये सारी चीज़ें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ जाती है एम्पैथी, फिर आ जाता है सेल्फ़ अवेयरनेस के हवाले से, और तीसरी चीज़ आ जाती है इमोशनल रेगुलेशंस, हमदर्दी यानी कि एम्पैथी। ये वो सलाहियत है जिससे हम दूसरों के एहसासात को समझते हैं और उनके हालात को अपने दिल में महसूस करते हैं, यानी हम दूसरों के जूते पहनकर उनसे बात करते हैं। कोई कहता है ना कि तुम मेरी जगह पर सोच के तो देखो, तो ये वो चीज़ होती है। उस चीज़ से बाखबर होकर कि वो क्या सोचते हैं या कैसा महसूस करते हैं। ख़ानदानी यूनिट में भी ना हमदर्दी को फ़रोग़ देने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे की बातें सुनने और उनको समझने की आदत अपनानी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे का दिन स्कूल में ख़राब गुज़रा है ना, तो वालिदैन को उसके एहसासात को समझने और उनको उसके जो तजुर्बात हैं उसमें शरीक होने की कोशिश करनी चाहिए, और ये कहने की बजाय कि तुमने क्या गलत किया है या तुम आज फिर कुछ ख़राब करके आए हो। वालिदैन को ये कहना चाहिए कि मुझे अफसोस है कि तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गुजरा है, बताओ क्या हुआ है। और ये तो सिर्फ एक मिसाल है ना, आप अपने हम उम्र और बड़ों के साथ भी इसी हमदर्दी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। इसके लिए यकीनन आपको एक बड़ा दिल चाहिए होता है। कहा जाता है कि एक बड़े दिल के लिए ना हर चीज़ हमदर्दी के दायरे में आती है। आप हर किसी से हमदर्दी करते हैं, फिर अगर आप ख़ुद हमदर्दी करने वाला अगर दिल रखते हैं। दूसरी चीज़ कि ख़ुद आगाही हो या फिर सेल्फ़ अवेयरनेस जिसे कहा जाता है, ये वो सलाहियत है जिससे हम अपने जज्बात, अपने ख़यालात और एक्शंस को समझते हैं। ये हमें अपनी ताकतों और कमज़ोरियों को पहचानने और अपने रवैये को बेहतर बनाने में मदद देती है। ख़ानदानी यूनिट यानी कि घर और घर के लोग, उनके साथ खुश रहने के लिए ख़ुद आगाही का पहलू बहुत ज़रूरी है। अरस्तु का एक बहुत मशहूर जुमला है कि ख़ुद को जानना हिकमत का आगाज़ है। ये दानाई का सबसे बड़ा बाब है। इसीलिए हम एक दूसरे को ख़ुद की पहचान करने में मदद देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई शख्स गुस्से में है तो उसे ये सिखाया जाए कि गुस्सा एक कुदरती एहसास है, लेकिन ये कुदरती तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे बेदरेग किया जाए, बल्कि इसका इजहार जो है वो मुस्बत तरीके से भी किया जा सकता है। आपको हर चीज़ का बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बेशक वो एहसासात ही क्यों ना हो। और आखिरी चीज़ जो जज्बाती नज़्म ज़ब्त या फिर इमोशनल रेगुलेशन है, ये वो सलाहियत है जिससे हम अपने जज्बात को मुस्बत और सेहतमंद रखते हैं। ये हमें अपने जज्बाती हालत को मुतवाज़न रखने में मदद देती है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे का खेल में हार जाना उसे बहुत मायूस करता है ना, तो वालिदैन को उसे ये सिखाना चाहिए कि हारना एक ज़िंदगी का हिस्सा है, हार जीत हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे सीखने का हमें मौका मिलता है। बच्चे को ये सिखाया जाए कि अपनी मायूसी को हमने मुस्बत चीज़ों में तब्दील करना है, जैसे कि खेल की मज़ीद हमने प्रैक्टिस करनी है या कोई नया हुनर सीखना है, क्योंकि ये जो कामयाबी है, कामयाबी का रास्ता जज्बाती नज़्म ज़ब्त से होकर गुज़रता है। इसके बग़ैर कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। तो इन 3 चीज़ों को अहमियत देने से हर फैमिली में एक ख़ास किस्म का बॉन्ड पैदा होता है।
अपनायत और भरोसे में इजाफा होता है, जो बिलाखिर खुशियाँ लेकर आता है। हमें इस चीज़ को फ़रोग़ देना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे ताल्लुकात को मजबूत करता है बल्कि हमें ज़ाती और इज्तिमाई तौर पर भी खुशहाल बना रहा होता है। तो हमारी तो यही दुआ होनी चाहिए हमेशा कि अल्लाह हमें इस इल्म को समझने और अपने घरों में नाफिज करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और हम तो यही हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी इसी तरह के मज़ीद जो टॉपिक्स हैं या फिर उनके मुतालिक जो मालूमात है वो लेकर आए, जिससे आपको भी कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले और आपके ज़रिए हमें भी उसके मुतालिक कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिले। तो ये आज का पैगाम था। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारी स्किन केयर के हवाले से, क्योंकि ये मानसून का सीज़न चल रहा है और आपको पता है कि इसमें चिपचिपाहट वाला, इसको चिपचिप वाला सीज़न भी कहा जाता है, जिसमें आपका जो पसीना है वो जल्दी सूखता नहीं है। तो आजकल जो स्किन है उसकी किसी भी टाइप की एलर्जी को, स्किन को लाहक एक आम मसला जो है ना वो समझा जाता है, जबकि इस मसले के मुतादिद रीज़न्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम हो, या फिर आप मुसलसल किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर किसी और इन्फेक्शन का होना भी है। बहुत से लोगों को ख़ास तौर पर इस मौसम में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, उनकी स्किन फटना शुरू हो जाती है, उनकी स्किन को कह लें कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इस तरह की एलर्जीज़ भी बहुत से लोगों को होती है। अगरचा इस सब के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात और इलाज मौजूद हैं, लेकिन जल्द के इन मसाइल से निजात पाने के लिए क्या हम घरेलू टोटकों पर भी इन्हिसार कर सकते हैं? और दूसरा ये कि स्किन के अमराज जो हैं वो गर्मियों या बारिशों के मौसम में ही क्यों ज़्यादा बढ़ जाते हैं? ज़्यादा पसीना आता है तो गर्मी दाने निकल आते हैं, या बहुत से लोगों को कील महासों के मसाइल भी सामने आते हैं। तो आज के इस सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे कि जिन लोगों की जिल्द बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उन्हें ये सीज़न कैसे गुजारना चाहिए, और जब एलर्जी अगर आपको हो जाती है तो उसको किस तरह आपने हैंडल करना है, और किस तरह की एलर्जी इस मॉनसून के मौसम में ख़ास तौर पर हो सकती है। तो इस पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कंवल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कंवल, सबसे पहले तो बताइए, ये जो मौसम चल रहा है इसमें एक तो पसीना भी जल्दी ड्राई नहीं होता है और इसको चिपचिप वाला मौसम भी कहा जाता है। तो इस मौसम में ख़ास तौर पर स्किन की किस तरह की एलर्जीज़ जो हैं वो हो सकती हैं? एक्चुअली अभी जैसे ये मौसम है, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ती है प्लस हीट होती है, स्वेटिंग दोनों मिलके जब हीट मिलती है ह्यूमिडिटी के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, एलर्जीज़ डिफरेंट बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। जो लोग वैसे ही सेंसिटिव होते हैं उनमें एज़मा बहुत होता है, रनी नोज़ का, हेडेक होना, बॉडी एक होना, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। वो एक ऑब्वियसली डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन स्किन के साथ क्या क्या मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन में जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव हो या ना हो, जब भी ये वेदर आता है तब अगर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है या किसी वजह से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती जा रही है, तो आप में बैक्टीरियल और फंगल दोनों इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा। अगर आप किसी भी तरह से बारिश के पानी को एक्सपोज होते हैं, फॉर सपोज आप कहीं जा रहे हैं, बाइक पर हैं, पैदल हैं, कैसे भी हैं, आपको बारिश का पानी ये पानी में नहा लिया आपने, बारिश में नहा लिया, जिसकी गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो लोग कहते हैं चलो बारिश हो रही है, बारिश में थोड़ा सा एग्जैक्टली जितनी ज्यादा गर्मी है हमारा दिल चाहता है कि हम बारिश के पानी में नहा लें, तो वो पानी बहुत अच्छा भी पानी साबित होता है ये, अगर वो पॉल्यूटेड ना हो। अच्छा। लेकिन जितना हमारी अपर सरफेस में पॉल्यूशन है वो जब पानी के साथ मिक्स होता है बारिश के, तो वो एक्नी जैसे कॉजेज करवा सकता है, स्किन पर रैशेस करवा सकता है, दाने निकल सकते हैं स्किन के ऊपर, एलर्जीज हो सकती हैं बारिश के पानी से। मतलब हम लोग तो समझते हैं कि जी बारिश का पानी डायरेक्ट ऊपर से आ रहा है और हम नहा लें, इससे प्योर तो पानी है ही नहीं। लेकिन अब देखिए ना, इतना एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है कि जब वो उसके साथ मिक्स हो, ऑब्वियसली अगर आप खड़े होते हो खुले आसमान के नीचे तो आपको आपके जहन में, जो हमारे जहन में शुरू से कॉन्सेप्ट है वो ये कि ये बिल्कुल क्लीन क्लियर पानी होगा,
और सुन्नत भी है लाइक बहुत अच्छा होता है बारिश का पानी अगर वो साफ़ सुथरा हो, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम तक वो साफ़ सुथरा पानी पहुंचता नहीं है। सो वो पानी स्किन रैशेस, स्किन एलर्जीज करवा सकता है आपको। अच्छा। पॉल्यूशन करवा, बिकॉज पॉल्यूशन वाला जो मटेरियल है जब वो इस बारिश के पानी के साथ मिक्स होगा तो वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होता, वो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता। और ऐसे लोग जो कि स्किन सेंसिटिविटी रखते हैं ज़्यादा, जिनको पहले ही डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा सोराइसिस का भी, स्किन को लेके कोई भी एलर्जी प्रॉब्लम है, और वो इस तरह के पॉल्यूटेड वाटर से अगर एक्सपोज होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनकी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। सो ऐसे मौसम में आपको एहतियात करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है आपका कि आप नहा लें बारिश के पानी में, या अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हुए भीग जाते हैं, तो आपने उसके लिए प्रिकॉशंस क्या करनी है। सबसे पहले तो ये कि जब आप अपने घर से निकल रहे हैं और आपको पता है वेदर फोरकास्टिंग, आपको पता है आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि बारिश होनी है, आजकल सबको पता होता है। सो एहतियाती तदाबीर के साथ बाहर निकलें, पहली बात, अगर आपको कोई स्किन का इशू है। दूसरे नंबर पे ये कि आपने सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करना है। ऐसा सनस्क्रीन लगाएं जो कि वाटर बेस्ड हो, जेल बेस्ड हो, वाटर बेस्ड हो। आपने कोई भी ग्रीसी चीज़ यूज़ नहीं करनी। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इस मॉइस्चर वाले, ह्यूमिड वाले एटमॉस्फेयर में कोई ग्रीसी लगा लेते हैं, सन-ब्लॉक, कोई ऐसी चीज़ लगा लेते हैं जो पहले ही चिपचिपी हो, भले से आपकी स्किन ड्राई है, क्योंकि ड्राई स्किन वाले प्रेफर करते हैं ग्रीसी सन-ब्लॉक के लिए, बट इस वेदर के अंदर आपने प्रेफर नहीं करना। आपने प्रेफर करना है वाटर बेस्ड सन-ब्लॉक, जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रख सके। तो समहाउ आपकी स्किन बारिश के पानी पर, जब बारिश का पानी पड़ेगा भी और वाटर बेस्ड सनब्लॉक लगाए तो काफ़ी हद तक बच जाएगी। उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह से बरसात के पानी को एक्सपोज हो चुके हैं तो आपने कोशिश करनी है कि इमीडिएट आफ्टर दैट आप जब भी किसी ऐसी जगह पे पहुंचे जहां आपको लगे कि आप शावर ले सकते हैं, तो आपने ल्यूकीवार्म वाटर से शावर लेना है, बिकॉज बारिश का पानी ठंडा होता है, राइट। सो अगर आप ल्यूकीवार्म वाटर को यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में रह के या घर से बाहर, या एहतियाती तदाबीर जिन्हें हम कहते हैं, वो कर सकते हैं अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं तो। ये एहतियात बारिश के मौसम में ज़रूर करनी चाहिए। आपके शूज़ बंद होने चाहिए ऐसे जो कि आपको किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचा सके। और फिर अगर आपको लगता है वो गीले हो गए तो आपने डेफिनेटली उसको ड्राई कर लेना है। रीज़न सिर्फ यही है कि मॉइस्चर ज़्यादा है आपके वो बॉडी के पार्ट्स, या फिर कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। क्या इंटरनली भी अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है ख़राब है या इतना स्ट्रांग नहीं है, उसकी वजह से भी ये कोरिलेट करते हैं? वैसे वो उसे एग्जैजरेट कर सकती है, वो उसे बढ़ा सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है और आपने किसी ऐसे पेशेंट के सामने एक्सपोज हो गए, या आप किसी ऐसे पेशेंट को मिल लिए हैं जिसे फंगस है, बिकॉज ये कंटेजियस है, ये लगती है, एक से दूसरे को लग जाती है, राइट। आपने उसका कोई भी दुपट्टा यूज़ कर लिया, कोई कपड़े यूज़ कर लिए, जूता वो पहन लिया जिस बंदे को फंगस थी, तो ये कंटेजियस से लग जाती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ फाइट करता है, बट अगर आपका इम्यून सिस्टम ही वीक है और किसी भी किस्म का, फिर तो अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आएगा तो भी आप जल्दी से अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है। सो उसे एग्जैजरेट ज़रूर कर सकता है इम्यून सिस्टम का कम होना इंटरनली आपको, अदरवाइज सिर्फ इम्यून अपने आपकी बॉडी के इंटरनल किसी रीजन की वजह से फंगस मोस्टली नहीं होती। ये बेसिकली बाहर के ऐसे आपके एनवायरनमेंट के ऐसे कॉजेज होते हैं जो फंगस को एग्जैजरेट करवाते हैं या उसको पैदा करते हैं। तो इसका फिर इलाज क्या है? इसके लिए भी जैसे आपने पहला बताया कि डॉक्टर अगर आपके पास फ़ौरन अवेलेबल नहीं है तो ओवर द काउंटर जाके कुछ मेडिकेशंस ले सकते हैं, तो क्या इसके इलाज से पहले भी ओवर द काउंटर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं, या फिर हमें डॉक्टर के पास ही जाना है? देखिए, अगर आपको पता चल गया है कि आपको फंगस है या अभी आप उसे रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। बट उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होना जरूरी है, जनरल फिजिशियन नहीं चाहिए। रीजन ये है कि ये जो फंगस है ये बेसिकली एक स्किन इन्फेक्शन है। अच्छा, ठीक है। और मैंने बताया कि कंटेजियस भी है, लगने वाली बीमारी भी है। सो अगर आप इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करवाएंगे, अगर आप ये अवेयरनेस नहीं रखते कि ये जो मेडिकेशन आप खा रहे हैं, या आपको किसी जर्नल फिजिशियन ने इमीडिएटली कोई मेडिकेशन दे दी है, फॉर सपोज उन्होंने जो मेडिसिन दी, एक हफ्ते में आपकी सारी फंगस खत्म हो गई, आपने मेडिसिन छोड़ दी, मैंने अब क्यों खानी है? डॉक्टर्स तो अपने पैसे बनाने के लिए हमें कहते हैं कि आपने ज्यादा खानी है,
लेकिन प्लीज़ फंगस के लिए ये अपने जहनों में बात रखें कि फंगस इजीली नहीं जाती, और अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप अपनी मेडिकेशंस खाने लगाने वाली नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि फंगस किसी एक पिन पॉइंट से भी दोबारा ग्रो कर जाती है। आपके नज़दीक आपको लग रहा होगा कि रैश ख़त्म हो गया, फंगस ख़त्म हो गई है, बट एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। वो कहीं ना कहीं अंदर होती है, वो टेम्परेरी उसको कह लें कि उसका जो आउटर लेयर है, हाँ, वो लगता है कि वो खत्म हो गई है, बट ऐसा होता नहीं है। वो कहीं ना कहीं अंदर होती है। तो मेडिकेशंस आपको कंटिन्यू रखनी पड़ती हैं। जब डॉक्टर ने आपको रिविजिट के लिए कहा है, प्रीविजिट करें। जब तक आपका जो फिजिशियन है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो ये नहीं कह देते कि आप अब दवाइयाँ स्टॉप कर दें, तब तक आपने अपनी मर्जी से स्टॉप नहीं करनी। नहीं तो ये ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा, डेंजरस नहीं है। ठीक है, कोई बॉडी ऑर्गन को इन्वॉल्व नहीं करती, बहुत इसकी अच्छी बात ये है। बट सबसे बुरी बात यह है इसकी कि तेज़ी से फैलती है, दूसरे को लग सकती है, और दूसरी बात यह कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करने की सूरत में रीग्रो हो जाती है, दोबारा से हो सकती है। रीअकरेंस इसका है चांसेस। पूरा प्रॉपर 100% खत्म हो सकती है अगर आप इसका अच्छे से प्रॉपर हाइजीन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप लोग फिर क्या उनको इलाज सजेस्ट करते हैं? लगाने के लिए होती हैं, खाने के लिए मेडिकेशंस होती हैं, या जिस तरह बाकी इलाज है मशीनों के साथ वो होता है? नहीं, इसमें मशीनों के साथ हम कुछ नहीं करते। इसमें प्योरली डर्मेटोलॉजी काम आती है। इसमें प्योरली आपको कोई प्रोसीजर नहीं करवाना पड़ता। आज हमने एस्थेटिक्स से वैसे कोई बात ही नहीं की तो इसमें कोई प्रोसीजर नहीं करवाना पड़ता। इसमें आपको जस्ट हाइजीन का ख्याल रखना है प्रॉपर्ली। और खास तौर पे इसमें हम एक एहतियात बताते हैं कि आपने जितने खुले हो सके उतने कपड़े पहनने हैं। टाइट कोई भी आपने गारमेंट्स पहने हैं किसी भी तरह के, तो वो इसे एग्जैजरेट करते हैं। बिकॉज इसको जितनी हवा लगती है, सीधी जबान में ये कहूँ, उतना अच्छे से ये ठीक होती है। ड्राई होगा ना, ड्राई हो जाएगी। खाने वाली ट्रीटमेंट हम देते हैं इसमें। लगाने वाली ट्रीटमेंट देते हैं, वो लोशन फॉर्म में भी होती है, वो आपकी क्रीम फॉर्म में भी होती है, और ऑइंटमेंट फॉर्म में भी होती है। डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट कंडीशंस है, राइट। उसके अलावा इसी के लिए हम सोप भी बताते हैं। ऐसे शैम्पूज भी होते हैं जो इसे ख़त्म कर लेते हैं। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ खाने लगाने वाली होती हैं, और आप उसे घर पर जाके कर सकते हैं। लाइक हम 15 डेज़ का, सम टाइम मैं फर्स्ट विजिट में 15 डेज़ के बाद पेशेंट को दोबारा बुलाती हूँ जो भी फंगल इन्फेक्शन का है, ताकि देखो मेडिकेशन उन पर कितनी असर कर रही है। ठीक है। और उसके बाद 1 मंथ के लिए कह देते हैं कि आफ्टर 1 मंथ आपने आना। ओके, सो आपने मेडिसिन जस्ट प्रॉपरली लेनी है, आपने लगाने खाने वाली ट्रीटमेंट पर प्रॉपर अमल करना है, और हाइजीन का ख्याल रखना है। ये ट्रीटमेंट प्रॉपरली आप अपने घर पे कर सकते हैं, और ये ख़त्म भी हो जाती है बीमारी। तो आपने जस्ट एहतियात करनी है और अपने डॉक्टर का कहना मानना है, जो हम मानते नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब हम हफ्ता खाते हैं, हमें लगता है कि हमारी थोड़ी सी बेहतर होगी कंडीशन, हम वो मेडिसिन खाना छोड़ देते हैं, और उसके रीअकरेंस के भी चांसेस ज़्यादा है, और आपके थ्रू किसी और को भी लग जाए ये भी बेहतर नहीं है। ये भी, और ये घर में होता है मोस्टली, किसी एक को इन्वॉल्व, मतलब हस्बैंड को हुआ, उससे वाइफ को हो गया, या वाइफ को तो उससे हस्बैंड को हुआ, उनसे बच्चों को हो गया। घर में कोई बूढ़े लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी वैसे सप्रेस्ड होती है, एक साथ कपड़े धुल रहे हैं, एक ही मशीन में धुल रहे हैं, सो ये चीज़ें इनको बढ़ाती हैं। अगर आपको घर में ये फील हो रहा है कि आपको फंगल इन्फेक्शन जैसा कोई इशू हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो प्लीज़ आप ये एहतियात करें उसी वक्त से, डॉक्टर के पास जाने से पहले ही। अच्छा, और दूसरा ना, मैंने ये भी चीज़ें देखा है कि बहुत से लोग हैं जो घर में पानी, क्योंकि लाहौर में ये सीन है कि हमारी टैंकी में से पानी आना है, डायरेक्ट पानी नहीं आना, तो आप लोग टैंकी भी देखा करें कि उसके अंदर भी फंगस लग सकती है, उसको भी आपको साफ रखना चाहिए। जो काई जिसे हम कहते हैं ग्रीन कलर की सारी वो लगी हुई होती है। एग्जैक्टली। तो वहां से भी आपको वो जो पानी आप शावर ले रहे होते हैं उससे भी आपको फंगस हो सकती है स्किन की। बिल्कुल हो सकता है, खासतौर पर डैंड्रफ होने के बड़े चांसेस होते हैं ऐसे पानी को यूज करने से। अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेस्ड है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है आपकी, तो आप में चांसेस बढ़ सकते हैं। सो उसको जब भी आप देखें 6 मंथली या अर्ली कोशिश करें कि उसे साफ कर लिया, उसको साफ कराया करें। तो ये चीज भी आपने, क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया था कि ये चीज भी होती है, क्योंकि ये तो सबके घर है, ये किसी एक के घर नहीं है, ये सबके घर है। ये हम सब लोग ही इस चीज को देखते हैं ना, चाहे किसी का बड़ा घर हो या छोटा घर हो, ये टैंकी वाला सिस्टम तो ऑलमोस्ट हर जगह पर ही है। सो हम ध्यान नहीं करते उसका ना, प्रॉपर्ली देखते नहीं है कि ये भी एक कॉज हो सकता है बीमारियां। देखिए ना, सिर्फ फंगस ही नहीं, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बढ़ सकते हैं। बरसात का मौसम जब भी होता है ना, इसमें देखिए एक तो हमने एलर्जीज़ की बात की है, एलर्जीज़ कॉमन होती हैं, उसके अलावा किसी भी किस्म की इंसेक्ट बाइट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो ये एहतियात भी बहुत ज़रूरी होती है कि इन्फेक्शंस के अलावा जब भी आपने अपने कपड़े पहने कोई भी कहीं भी रखे हुए, वॉशरूम से हैंग करने से एहतियात करें, बिकॉज कोई भी बारिश के मौसम में इंसेक्ट्स होते हैं,
सांप होते हैं या कोई भी रेंगने वाले कोई भी ऐसा, हाँ, जो कि खतरनाक हो, पॉइजनस हो सकता है, तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। और समटाइम हमें पता भी नहीं चलता, हमने कोई हैंग किए हुए कपड़े अपनी तरफ से वो आपके वॉश किए हुए हैं, इस्त्री किए हुए हैं अच्छे से, बट वो आपने पहने और उसके थोड़ी देर बाद ही आपको पूरी बॉडी में खारिश शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी में रैशेज स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। बेसिकली वो कभी कभी ना नजर आने वाले भी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके स्किन में एलर्जीज करवा देती हैं। सो एहतियात आपने ये करनी है कि प्रॉपर अपने कपड़ों को ऐसी जगह पे हैंग करना है जहाँ आपको पता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम होंगे, प्लस झाड़े बगैर ना पहने। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ किसी ने काट ली है जो पॉइजनस है, फिर इमीडिएटली अगेन मैं आपको वही बताऊंगी कि इमीडिएट इसका हल यही होता है कि आपने एंटीहिस्टामिन लेना है, कोई भी अच्छा सा, कोई भी आप ले लें अपनी एज ग्रुप के मुताबिक, और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट तक पहुंच जाएं एलर्जीज की सूरत में। लेकिन अगर बहुत सीवियर एलर्जी है तो जो भी आपके नज़दीक हेल्थ फैसिलिटी है उसके पास वहाँ जरूर खास तौर पे, क्योंकि बच्चे बाहर गली में खेल रहे होते हैं, साथ नहा रहे होते हैं, साथ खेल रहे होते हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता कि क्या काट गया है क्या नहीं काटा, और वो ध्यान भी नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए आंखों में बच्चों की बहुत इन्फेक्शन होता है इस मौसम में, उसके अलावा उनकी बॉडी पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, किसी को बड़े दाने पड़ते हैं जिसमें बाकायदा पस होती है, ब्लड होता है। ये आपने गर्मियों में बहुत कॉमन देखा है, किस तरह के पेशेंट्स बहुत हमारे पास आते हैं। खासतौर पे अगर हम किसी DHQ या BHU में या किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में हैं तो मोस्टली पेशेंट्स इन दिनों यही रिपोर्ट करते हैं, जिनको दाने हैं, जिनको रैशेस पड़ गए, इस तरह के इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए जितना हो सकता है, और जो भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अवेलेबल हैं आपको लगता है अपने हेल्थ फैसिलिटेटर के पास पहुंचने से पहले आप उसे यूज़ कर लें, लेकिन उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लें। हाँ, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक्सपायरी देख के खाएं, फिर नहीं नुकसान हो गया, वरना तो अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर कंवल, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई, और स्किन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इस मौसम में, ख़ासतौर पर मानसून के मौसम में, किस तरह के स्किन एलर्जीज़ का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या एहतियात बरती जा सकती हैं इन सब से बचने के लिए। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, अब कुछ अफसोसनाक वाक़यात के हवाले से बात करते हैं। और लाहौर के इलाके जौहर टाउन में सिलेंडर की दुकान में धमाके से 13 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और जौहर टाउन के अलमदीन चौक में सिलेंडर की दुकान में गैस रिफिलिंग के दौरान धमाका हुआ और जिससे 13 अफराद ज़ख्मी हुए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर हस्पताल भी मुंतकिल कर दिया था। और ये रवा साल का लाहौर में 19वां सिलेंडर धमाका था। और इससे पहले LPG से आग लगने के 47 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। 7 लोग अपनी जान से हाथ भी धो चुके हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारे हुकाम इन चलते फिरते बमों के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम कर रहे हैं? और दूसरा ये कि कुछ दिन पहले हमने देखा भी था कि LPG माफियाज़ के ख़िलाफ़ या LPG दुकानों के ख़िलाफ़ इन्होंने एक क्रैकडाउन भी किया था और तमाम तर जितनी भी LPG की दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया। फिर जो LPG एसोसिएशन के लोग थे, उनसे मुल्हिका लोग थे, वो लोग बाहर भी आए और उन्होंने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया। और जिसके बाद फिर हुकूमत और इनके दरमियान मुतालिबात तय पा गए और दुकानों को दोबारा से बहाल कर दिया गया। और उसके बाद ये वाक़या पेश आया है परसों जौहर टाउन में। और ये जो मैंने आपको अदाद-ओ-शुमार बताए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर के मैंने बताए, ये लाहौर का डेटा है। और अगर पूरे पंजाब की बात कर ली जाए तो फिर तो आप सोचें कि कितनी क्या सूरत हाल होगी और कितने खौफनाक जो ये तमाम तर फिगर्स हैं ये हमारे सामने आएंगे। तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए इरफान खोखर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, चेयरमैन हैं LPG एसोसिएशन के। खोखर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ राना फ़हाद ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़हाद आपको भी खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। सबसे पहले तो इरफान साहब आप ही से बात करूँगी कि जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ये 19वां सिलेंडर धमाका है। अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए, रवा साल 47 वाक़यात इससे पहले जो है पेश आ चुके हैं। 7 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। क्या वजह है? किसकी ज़िम्मेदारी है? कौन अपने कंधों पर ये ज़िम्मेदारी लेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले हैदराबाद का वाक़या, इसके बाद पन्नू सांगी का वाक़या और जंग का वाक़या, ये बहुत सी जाने जा रही हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन मैं बारह कह चुका हूँ, इनमें जो महरक़ात हैं, मसलन गैर मेरी सिलेंडर्स का है या CO2 की मिक्सिंग का है। अभी मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद में DC साहब ने, और मैं सखर गया था जहाँ पे CO2 पकड़ी गई, तो वो लोग बड़े, पूरे पाकिस्तान में बहुत खौफ और राह से बहुत परेशानी है। उन्होंने जो हैदराबाद का वाक़या हुआ, 27 मासूम जाने गई, तो उन्होंने एक ज़ाब्ता इखलाक बनाया, वो जो मेरे शहर में नहीं है, जो हम बार बार कहते हैं वो उस पर अमल किया जाए। जो ज़ाब्ता, हमारे वाला ज़ाब्ता इखलाक उन्होंने अडॉप्ट किया। अच्छा। और उन्होंने हमारे वाले ज़ाब्ता डाक से 400 के करीब शॉप्स बंद हुई, उनको सिर्फ 7 से 8 को इजाज़त दी है, जिनके पास LPG का कंपनी का ऑथराइज या बजाज डिस्ट्रीब्यूटर का लेटर है। अच्छा। उनको उन्होंने इजाज़त दी और उन्होंने बाकायदा NOC जारी किया। वहाँ से इतनी जाने के बाद वो कारोबार प्रॉपर शुरू हो गया। जिस शहर ने SOP बनाए, जिस DC के ऑफिस ने बनाए, हम वहाँ पे सेफ्टी नहीं कर सके। देखिए, एसोसिएशन का कोई दोस्त साथी मेरा वो सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कि उस पर सेफ्टी सबसे पहले जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। देखिए, उस SOP बाकायदा लिखा हुआ है कि होटल, तंदूर, स्कूल, चर्च के पास कोई शॉप नहीं होगी। और ये जो वाक़या हुआ है, ये तंदूर के साथ दुकान थी। ये इतना अफसोसनाक वाक़या, मैं कह रहा हूँ कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो जितनी दुकानें हैं, वो अगर हम खुद चाहते, जो ख़तरनाक दुकान है, वो होटल, तंदूर, स्कूल के पास वो नहीं होनी चाहिए, बंद करें उसे। क्यों है? तो क्यों है? देखिए, बात डिस्ट्रीब्यूटर्स ही है ना, वो भी है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ही, तो क्यों है वहाँ पे? उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? बात मैंने कहा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर होते तो उनकी कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती, जहाँ से LPG वो उनको मुहैया कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, उस सप्लाई चेन को मॉनिटर करने की जब मैं बात करता हूँ, आज भी सरकारी कीमत पे LPG नहीं मिलती। तो अब जब मैं ये एक बात कहता हूँ, उन्हीं प्लांटों को जिम्मेदारी दी जाए जो डिस्ट्रीब्यूटर, जिनके मज़ार डिस्ट्रीब्यूटर, तो जो ओगरा का रूल और कायदा कानून है, सेफ्टी बेहतर हो जाएगी। अगर हम वो नहीं करेंगे तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है? जी, मेरा कहने का मकसद है, मेरी तमाम कंपनियों से गुजारिश है, आज ही जिनको आप सप्लाई दे रहे हैं उनको बाकायदा अपना ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। अच्छा। ताकि वो सेफ्टी के पे काम करें, ताकि वो सेफ्टी वो अडॉप्ट करें। और देखें, LPG सिलेंडर जो है वो कंपनी की मलकियत है। अब उसमें अगर गैस दे रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। आज ही तमाम मेरी रिक्वेस्ट है, लाहौर समेत तमाम जितनी को सप्लाई दे, उनको बाकायदा कंपनी अपना ऑथराइज लेटर जारी करें, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर फिक्स हो। तो अभी उन्होंने ओगरा ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सेमिनार किया। उन्होंने तमाम अपने SOP को कहा कि इसको अडॉप्ट किया जाए। उन्होंने तमाम चीफ सेक्रेटरी को कहा। अच्छा, मैं उसी के मुताबिक मैं हैदराबाद गया हूँ, उसके मुताबिक जो कारोबार बंद था वो खुल गया। ठीक है। सखर गया, उन्होंने छुट्टी के रोज़ उन्होंने दोबारा चेयरमैन ओगरा ने भी बातचीत की। देखिए, हम बेहतरी की कोशिश करें। चलिए, यहाँ पे भी तो कारोबार बंद हुआ था ना, किन मुतालिबात के ऊपर जो है ना वो खोला गया है? SOPs थे ना, उसमें आप लोगों ने कहा कि हम पूरे SOPs के ऊपर काम करके तो हमें खोलने की इजाज़त दे दी जाए। आपको खोलने की इजाज़त दे दी गई, तो SOPs क्यों नहीं अडॉप्ट किए जा रहे? देखिए, यहाँ गलती ये है कि खोलने की इजाज़त मिली तो एसोसिएशन के दोस्त 12 कहते रहे कि दोस्तों को सेफ्टी करें, लेकिन मेरा ख्याल ये कि जो हैदराबाद वालों ने प्रैक्टिस की वो ज़्यादा बेहतर थी। उन्होंने कहा कि आए आप बताएँ, अपना सर्टिफिकेट दें और बताएँ शॉप कहाँ पर, उसको विजिट करेंगे, उसको 3 बंदे जाके वेरीफाई करेंगे, वो शॉप खुल जाएगी, ताकि कोई ख़तरनाक जगह पर ना हो। ठीक है। यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं हुई, ये यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हुई है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इंतजामिया की तरफ से ये प्रैक्टिस नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिस अगर हुई होती तो ये सानिया ऐसे जो खतरनाक दुकानें हैं, जो खोखों के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो सकती थी। ठीक है, ये वाकई इस प्रैक्टिस को करेंगे। फिर मैं फिर कहूँगा कि जिस कंपनी से प्लांट से LPG आ रही, उन कंपनी से जिसको वहाँ से लेटर नहीं मिलता, आए मेरे से रब्ता करें। मैं उनको कहूँगा जिनको अगर जाए इनकी जगह चेक करें तो अगर इनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, ताकि प्रॉपर रोजगार, हम किसी के रोजगार के मुखालिफ नहीं, हमारा सिर्फ ये कि सेफ्टी कैसे होनी है, मासूम जान कैसे बचनी है। मतलब मेरी हमदर्दी है सबसे, लेकिन बात यह है कि सेफ्टी के ऊपर काम भी तो हमने सबने मिलकर खुद करना है। बिल्कुल ऐसे ये दोनों पार्टीज ने मिलकर करना है, इंतजामिया ने और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले एसोसिएशन है इन्होंने। हमारे साथ ना सिविल डिफेंस ऑफिसर मौजूद है, इरफान अली साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा अफसोसनाक वाकया ये परसों
लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पेश आया, जिसमें 13 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 13 अफराद सिर्फ ज़ख्मी नहीं हुए बल्कि उनके पूरे ख़ानदान कह लें कि वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? आए रोज़ हम देखते हैं कि सिलेंडर धमाके हो रहे हैं, लोग अपनी जानों से भी चले जाते हैं, कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? ना डिस्ट्रीब्यूशन वाले ज़िम्मेदारी ले रहे होते हैं, ना ही हुकूमत ज़िम्मेदारी ले रही होती है। तो किसकी ज़िम्मेदारी है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, इसमें ये है कि हमने लास्ट मंथ जो है इरफान खोखर साहब को इस चीज़ का पता है, ये जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है सबको पता है, हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया है। क्योंकि ये जो डिकेंटिंग है, रीफिलिंग ऑफ सिलेंडर्स है, ये इलीगल एक्टिविटी है। ठीक है जी, इनके खिलाफ हमने इस तरह का क्रैकडाउन किया है कि इनके 1200 से ऊपर हमने सिलेंडर कॉन्फिस्केट किए हैं। 106 इनकी जो है वो जो वेटिंग मशीन है वो कॉन्फिस्केट की हैं, और 71 हम इनके डिकेंटिंग मशीन कॉन्फिस्केट की हैं। इस तरह का हमने ऑपरेशन इनके खिलाफ किया है। तो क्योंकि ये लोग छुप के काम करते हैं, गैर मियारी सिलेंडर जो हैं, जो अब लोग अगर इरफान अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर ये इतना बड़ा क्रैकडाउन किया गया, ये तमाम तर चीज़ें की गई, और उसके फौरी बाद ही जब ये बहाल हुई दुकानें, और उसके फौरी बाद ही सिलेंडर धमाका हो गया। नहीं, इसमें ये चीज है कि ये जो चेयरमैन साहब हैं इरफान खोखर साहब, पहले इन्होंने ये काम शुरू किया है कि ये जो डिकेंटीज हैं इनकी इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई है। तो उसके बाद अभी ये उससे पीछे हट गए हैं। तो लेकिन जैसे मेरा मतलब है क्रैकडाउन होता है तो ये सप्लाई वगैरह बंद कर देते हैं सारी गैस की, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो गैस है वो इंतहाई महंगी हो जाती है। इस तरह के इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। हमने तो ऐसा क्रैकडाउन किया है कि हमने बहुत सी दुकानें इनकी सील कर दी, बड़े सिलेंडर हमने इनके कॉन्फिस्केट कर दिए। लेकिन वो इरफान खोखर साहब तो कह रहे हैं ये इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाके देखे कि एक चेकलिस्ट बनी हुई है, ये एसओपीज हैं। अगर वो दुकानदार या जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, अगर वो लोग उस चेकलिस्ट पर पूरा उतरते हैं, एसओपीज का ख्याल रख रहे हैं, फिर उन्हें इजाज़त दी जाए। उनके पास अगर लेटर है कि वो ऑथराइज्ड हैं, वरना उनको काम करने की इजाज़त न दी जाए, वरना उनकी दुकान ही ना खुलवाई जाए। देखें, हम तो उन्हें इजाज़त नहीं देते, और इसीलिए इनके खिलाफ हम क्रैकडाउन भी करते हैं और इन पे एक्शन भी होते हैं। मेरा सवाल है, लेकिन इसमें ये जो इन्होंने यूनियन बनाई हुई है उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई गुजरांवाला में सिलेंडर बाजे हैं, गैर मियारी सिलेंडर, अब इनकी दुकानों पे वो रिफिल हो रहे हैं। अब लोगों के घरों में तो हम छापा नहीं ना मार सकते, जो इनकी दुकान पे सिलेंडर रिफिल कर रहे हैं, अब इनकी ये कहते हैं हमारी ये यूनियन है, यूनियन वालों को ये कन्वे नहीं कर सकते कि गैर मियारी सिलेंडर आपके पास आता है तो उसमें आपने रिफिल नहीं कर दी। लॉ पे ये अमल नहीं करते, एसओपी की तरफ आ जाते हैं। चले इरफान साहब से भी, इरफान खोखर साहब से भी, इरफान हमारे साथ ही आप रहिएगा। इरफान खोखर साहब भी मेरी इरफान साहब स्टूडियो लाहौर आपसे जो 12 मीटिंग्स हुई, रिक्वेस्ट हुई, मैं फिर कहता हूँ कि जब तक मुतबादल निज़ाम नहीं आता डिकेंडी का, उसके पहले दुकानों को क्रैकडाउन करना, जुर्माना करना, ये करना, इसका कोई फ़ायदा। इससे पहले ये है जो आपने एसओपी बनाए वो पूरे मुल्क में चल रहे हैं। हैदराबाद वालों ने तो आपके एसओपी में अमल कर लिया, हम क्यों नहीं कर रहे? बात ये खतरनाक दुकानें जो ये जो होटल तंदूर के पास जो वाक़या हुआ है, मैं ये कहने का मकसद है कि आपने ये दुकानें बंद करना, सील करना, क्रैकडाउन करना, ये हल नहीं। हल ये है कि हम जब तक मुतबादल निज़ाम डिकेंडी का रिफिलिंग नहीं आता, हम वो दुकान ना खुलने दें जो दुकान खतरनाक जगह पे है, जो होटल तंदूर स्कूल के पास है, जो बेसमेंट में पास है, जो वेल्डिंग के पास है, उनको कहें। देखें, मैं किसी ऐसे शख्स का साथी नहीं हूं जो मासूम जान का कातिल हो। मैं आपके साथ हूं, मैं मासूम जान बचाने वालों के साथ हूं। बात यह है कि हम ये एसओपी जो आपके हाथ से बने हुए हैं, जो मैंने बैठ के कई महीनों बैठ के बनाए, उन पर बाकी सूबों में अमल हो गया। वहां पे लोगों ने जाने बचा लिए। इरफान साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आपने बनाया। लेकिन ये दुकान जो होटल तंदूर के पास थी, ये क्या आपके सिविल डिफेंस ऑफिसर को पता नहीं था? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं निकलता हूं आपके साथ, बाकी भी सारी कोई शख्स यकीन करें वो इसके आपकी चीज़ के खिलाफ नहीं है कि सिर्फ क्रैकडाउन होता है तो उससे पैनिक क्रिएट होता है। मैं कहता हूँ दुकानें जहाँ गलत हैं वो दुकानें बंद कर दें, हमें पूछे बगैर उड़ा दें, या हमें साथ ले चलें। कोई बंदा भी आपके साथ खड़ा इस बात में तैयार है, कोई इख्तलाफ नहीं है। आए आगे बड़े मासूम जान बचाने के लिए हम आपके साथ हैं, सब साथ हैं। क्या कहेंगे इरफान अली, क्या कहेंगे? जी,
इसमें यह है कि हम इनके खिलाफ काफी ज्यादा क्रैकडाउन कर रहे हैं। दूसरा SOP जो बनी हुई है उसमें एक शर्त बहुत अहम है, वो ये है कि सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग इन्होंने करवानी है। अच्छा। और मुझे याद है इरफान खोखर साहब ने और मैंने 2 साल पहले ट्रेनिंग करवाई थी इधर तो, लेकिन उसके बाद इस यूनियन ने बिल्कुल इस चीज की पेन नहीं ली। मैंने इन्हें कन्वे किया है कि आप लोग जितने भी दुकानदार हैं उन्हें इकट्ठे करें, मैं अपने इंस्पेक्टर देता हूँ, मैं खुद होऊंगा, मैं जगह प्रोवाइड करता हूँ, सारी हम ट्रेनिंग करवाएंगे। लेकिन ये लोग इस साइड पे आते नहीं। जब तक ये सेफ्टी पे काम नहीं करेंगे उस वक्त तक इंसिडेंट ऐसे होने हैं। नहीं तो इंतजामिया के पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि इनको इस साइड पर लेकर आया जाए? तो हम इसीलिए तो इन पे क्रैकडाउन करते हैं, बाद में ये स्ट्राइक की तरफ आ जाते हैं, गैस को महंगा करना शुरू कर देते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये है कि अवाम को गैस भी हमने प्रोवाइड करनी है। जब महंगाई होगी, गैस महंगी होगी, तो उस वक्त ये दुकानें अपनी बंद कर देते हैं। इन्होंने नीचे बड़ी लॉबी बनाई हुई है। इरफान साहब, मैं जरा इस पे एक बात करना चाहता था। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इरफान साहब की एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी है कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो गलत बंदा जो गलत काम कर रहा है ना वही उस मामले को ठीक करे। ठीक है, यानी कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है जो गैर कानूनी या गैर मेयारी सिलेंडर बन रहे हैं उनको बंद करने के, और ऐसी दुकानें जो SOPs के खिलाफ काम कर रही हैं, जो SOPs के खिलाफ खुली हुई हैं, उनके खिलाफ क्या आपके पास अथॉरिटी नहीं है? क्या आपको चोर खुद आगे कहेगा कि मुझे पकड़ें, मैं चोर हूं, मुझे पकड़ लें? और चोरों एक फर्ज करे वो इकट्ठे हो जाते हैं कोई गैर कानूनी काम करने वाले, और वो कहें जी हम इस पे SOPs बनाएंगे। ये कैसे हो सकता है? आपके पास अथॉरिटी है, आप बंद कर दें, जाके कर दें वो दुकान। आप पूछें कि आपके पास लेटर है, आप मजाज हैं, नहीं तो आप ओवरऑल मेरी बात सुनो, एक करके ऐसे मिक्स हो जाएगा, समझ नहीं आएगी। ओवरऑल क्रैकडाउन करते हैं, पैनिक फैल जाता है। जी, दुकानें सारी बंद की है ना सर, सारी दुकानें बंद करना हाल नहीं है, सारी दुकानें बंद करना हाल नहीं है। इलीगल काम करते हैं। नहीं तो सारी दुकानें ही इलीगल काम कर रही थी इरफान साहब? काफी ज्यादा दुकानें इलीगल काम कर रही थी, उन्हीं पे हमने क्रैकडाउन शुरू किया था। अच्छा, जो लीगल है उन पे तो हम और अगर वो लोग अगर आप लोगों ने क्रैकडाउन किया, वो इलीगल काम कर रहे थे, तो फिर उनको क्यों दोबारा से इजाजत मिली कि वो दोबारा से अपनी दुकानें बहाल कर लें? किस बिना पर आप लोगों ने फिर उनको इजाजत दी? अगर उन्होंने एहतजाज कॉल भी की, उन्होंने एहतजाज भी किया, लेकिन अगर वो इलीगल काम कर रहे थे तो उनको कैसे इजाजत मिल गई कि वो काम करें दोबारा? नहीं, हम उनके खिलाफ अभी भी एक्शन कर रहे हैं। मैंने कल भी 20 दुकानें सील की हैं इनकी, हम अभी भी इनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। इरफान साहब, एक मेरी गुजारिश है कि आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इरफान साहब एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हुक्म था कि गैर मेयर सिलेंडर हार्डवेयर दुकानों पे बिकता है, वो दुकानों पे बिकता है। इनको तमाम एसी को आपको सबको हदायत दी, किसी एसी ने उस पर काम नहीं किया। हार्डवेयर दुकानों पे गैर मेयर सिलेंडर फरोख्त हो रहे हैं, जो ब्लास्ट होते हैं, ये छोटे सिलेंडर जो हैं, हमें उस पर बिल्कुल 3 साल से 4 साल से वो DC साहब का हुक्म है, उस पर किसी एसी ने काम नहीं किया, किसी इदारे ने काम नहीं किया। अगर वो नहीं, आप गलत कह रहे हैं, सारा इस पे काम हुआ है, इन पे क्रैकडाउन हुए हैं, और काफी ज्यादा जो सिलेंडर है, मेरा मतलब है मार्केट में लाहौर से कम हो गए आना। ये गुजरात वाले से सिलेंडर इरफान साहब, मैं शाला मार्केट आपको ले चला, गोदाम भरे पड़े उस एसी के पास मैं चलता हूँ। हार्डवेयर दुकान पे इरफान भाई, हार्डवेयर दुकान पे एक्शन नहीं हुआ। मैं फिर तमाम एसी को मैं चैलेंज करता हूँ, ये वही तो मौत के खिलौने बेच रहे हैं हार्डवेयर दुकानों पे। इस क्रैकडाउन का हल नहीं है, इस शहर में गैस नहीं है। देखिए बात ये, हम आपके साथ हैं, हम सेफ्टी पे काम करेंगे। मामला इरफान साहब, एक मिनट, मामला ये होता है इरफान साहब मेरी बात सुने, हार्डवेयर दुकानों पे भी एक्शन हुआ है, इलीगल डिकेंटर्स पे भी हुआ है। आप कहते हैं इलीगल डिकेंटर्स पे ना हो और सिर्फ हार्डवेयर पे हो, हम सब पे एक्शन करते हैं और सब पे करेंगे। इरफान साहब, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप ओवरऑल क्रैकडाउन करते हैं, सारी दुकानें बंद कर देते हैं, 80% 90% दुकानें बंद हो जाती है, 5-10% जो है वो दुकानें खुलती हैं। अच्छा, उसका मसला उसका नुकसान ये होता है कि गैस का शॉर्टफॉल हो जाता है, माफिया सरगर्म हो जाता है और गैस की कीमत 300 से ऊपर पहुंच जाती है। मेरी बात सुनिए, हम जब लॉ की बात कर रहे हैं ना, लॉ की बात कर रहे हैं तो सब पे होता है, क्योंकि डिकेंटिंग जो है इलीगल है, रीफिलिंग ऑफ सिलेंडर इलीगल है, जिसे आप लोग सपोर्ट करते हैं,
और नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं इरफान साहब, हम किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतजामिया इस हवाले से क्या जो है हल लेकर आ रही है। एसओपीज बनाएं ताकि अगर जो डिकेंडिंग कर भी रहा है, जो गैर मयारी सिलेंडर्स भी अगर जो बेच रहा है उसको पकड़ा जाए, ताकि ये जो 13 अफराद जो जख्मी हुए हैं इनको बचाया जाए। मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि उन्हें हम पकड़ रहे हैं, उन्हीं पे एक्शन हो रहा है, गैर मयारी जो काम करते हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों ने क्रैकडाउन किया था, इसमें गैर मयारी सिलेंडर्स वालों को कितना पकड़ा गया है? सकते यही मैं चीज आपको बता रहा हूँ कि हमने इनका 1200 से ऊपर सिलेंडर कॉन्फिस्केट किया है। अच्छा, और वो जो सिलेंडर आपने पकड़ा ना, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, वो सारा मयारी सिलेंडर था। वो जो सिलेंडर उधर से पकड़े गए ना, दुकानों पे मयारी सिलेंडर भी होते हैं, वो इंस्पेक्शन उनकी रिपोर्ट्स होती हैं। मेरी बात सुने, दुकानों पे वो जो मयारी सिलेंडर है उससे काम आप क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, वो एक बात आप ठीक, वो आप ठीक कह रहे हैं। गैर मयारी सिलेंडर में वो मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे पता है मैंने जो किया वो ठीक किया है। जी जी। जब आप रीफिल उनसे काम ही खतरनाक काम कर रहे हैं, लोगों की जान लेने वाला काम कर रहे हैं, तो हम एक्शन करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही हम यही चाहते हैं कि आप एक्शन करें, आप एक्शन करें, लेकिन उस एक्शन का कोई पॉजिटिव आउटकम भी निकलना चाहिए जो हमें नजर भी आए, विजिबिलिटी भी हो वो हमारी सोसाइटी के अंदर। हुकूमत को ये पता है कि ये गैर कानूनी काम है, ठीक है, तो इसको कानूनी बनाए ना किसी तरीके, इसको कानूनी बनाए या फिर इसको शट डाउन कर दे जो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। देखिए, गैस कुदरती गैस होती नहीं है, लोगों की जरूरत है ये एलपीजी। बिल्कुल ऐसे ही यही सारा मामलात थे जिस पे हमने रोशनी डालने की कोशिश की है। जो डिस्ट्रिक्ट, मेरी बात सुने, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जी जी, उसका काम ये है कि उन्होंने ओगरा के रूल्स पे अमल करना है, जो ओगरा की डायरेक्शन है, जो हमारे पास लेटर आया होता है, हमने उसके। चले, बहुत शुक्रिया इरफान अली साहब, सिविल डिफेंस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे। इरफान खोखर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और राना फहद हमारे साथ मौजूद थे। फहद, आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ये भी मुझे चाहिए और वो भी मुझे चाहिए, इस पर भी सबसे पहला मेरा हक है, और ढेर में सबसे अच्छी चीज़ सबसे पहले मुझे मिलेगी, और जो दूसरी दर्जे की चीज़ है ना वो किसी और के हिस्से में आए। अपने लिए सबसे बेहतर और दूसरे के लिए ना सोचने की सोच को खुदगर्जी कहते हैं। यहाँ मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा इस सोच का शिकार है, सबसे पहले मैं और फिर कोई और। ये खुदगर्जी ही है, सब ऐसे नहीं होते हैं। ये भी एक जुमला हमें सुनने को मिलता है। क्या वाकई हम सब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी स्टेज पर इसका शिकार ज़रूर होते हैं, कभी रोज़ाना, कभी एक बार, या शायद कभी दिन में कई बार। अपनी बजाय किसी दूसरे का सोचना एहसास कहलाता है, लेकिन अगर ये ना हो, बस फिर वही लफ्ज़ दोहरा लें जिसकी ऊपर मुसलसल गर्दान हो रही है। शायद घर में इसका आगाज़ तब होता है जब माँ या बाप बेटी पर बेटे को तरजीह देते हुए ये कहते हैं या फिर कहता है कि इसने बाहर जाना है, उसे बेहतर खाने से बेहतर पहनने तक सब पहले चाहिए, लड़की सब्र करे। तो यहीं से हम इस सोच को पनपने या फिर परवान चढ़ाने में एक सीढ़ी फराहम कर रहे होते हैं, एक स्टेप फराहम कर रहे होते हैं। बस उसके बाद फिर ज़िंदगी की कोई कुल सीधी नहीं रहती है। फिर कहीं लाइन में लगने के बजाय अंदर कुर्सी पर बैठना भी हमें दुरुस्त लगता है। फिर तो भाई का बहन को ज़मीन का हक ना देना भी हमें ऐन इस्लामी लगता है, दुरुस्त लगता है, और हमारा हक समझा जाता है कि हम किसी का हक मार लें। तो ये खुदगर्जी है क्या? इसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाए? ये हमारे मुआशरती मामलात को किस तरह नासूर की तरह ख़त्म करती जा रही है? अंदर ही अंदर हम किस तरह इस खुदगर्जी की वजह से खोखले होते जा रहे हैं? इस पर आज हमने बात करनी है, और आज का टॉपिक भी बड़ा अच्छा है क्योंकि ये हमें हमारे मुतल्लिक ही बताएगा, और इसका सलूशन भी हमने निकालना है कि किस तरह हम खुदगर्जी से जो है ना वो उसका शिकार होने से बच सकते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जो ये मैंने सारा कुछ बताया है, वाकई ये खुदगर्जी है या खुदगर्जी कुछ और है?
इसमें इतनी लंबी तमहीद थी कि मुझे इस तमहीद में से पहले तो 2 बातें उठानी है आपको बताने के लिए। अच्छा। पहले तो जब आप खुदगर्जी की बात कर रही थी तो आपके अंदर से भी ज़मीर जाग रहा था कि ये कहीं मेरे या डॉक्टर साहब के बारे में तो नहीं है, तो आपकी आवाज़ फंसने लग गई थी। आपकी आवाज़ बीच में एक दफ़ा जो है ना जैसे रुक गई थी। अच्छा, इसमें हम खुदगर्जी की जो बात कर रहे हैं, आप में और जो बाकी मॉर्निंग शोज़ हैं उनमें एक बड़ा मेजर फ़र्क है जो मैं कई लोगों को बताया करता हूँ। अच्छा। बाकी जितने मॉर्निंग शोज़ हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे किसी न किसी तरीके से फेमिनिज़म का जहर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा। आपके मैंने ऐसा नहीं देखा था, आज मुझे महसूस हुआ। तो मतलब इसमें एक फिक्र कुछ ऐसे नज़र आए तो मैं पहले तो उधर से स्टार्ट करूँगा। अच्छा। फिर इस टॉपिक के ऊपर आऊँगा क्योंकि मेरा काम है चीज़ों को क्लियर करना, मुझे इसलिए आप लोग बुलाते हैं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आपने वो खुदगर्जी की तारीफ़ करते करते आपने मर्द और औरत के रिश्ते में कि जनाब वो बेटी को तरजीह दी जाती है और फिर उसका हक खा लिया जाता है, मैं पहले उसे क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन आपको लगता नहीं वाकई ये होता? जी, मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप भी उसी माशरे से आपका ताल्लुक़ है जिससे मेरा ताल्लुक़ है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसा होता है जो आपने कहा, इसकी दूसरी साइड भी दिखा देनी चाहिए ताकि पता लगे कि वो क्या है। जी ज़रूर। दूसरी साइड ये है कि मैं अपने ग्राउंड को, अपने दोस्तों को छोड़ के अपनी बहन को साइकिल या मोटरसाइकिल पे कॉलेज या ट्यूशन पे छोड़ के आता था ताकि उसकी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत रहे। बेशक। मैं अपनी बहन से 4 साल बड़ा था। मैंने अपनी शादी होल्ड की, मैंने कमाया कि पहले मेरी बहन की शादी हो जाए तो मैं ये कर लूँ। बहन के तमाम काम जो थे वो मैं किया करता था। ये भी तो उसी का हिस्सा है ना सोसाइटी का। हाँ जी। तो ये बेसिकली गिव एंड टेक होता है, तराजू के 2 पलड़े हैं। चूँकि मर्द उस वक्त बाहर जा रहा होता है, उसके ज़िम्मे काम ज़्यादा होते हैं, जिस्मानी मुशक्क़त ज़्यादा होती है, तो घर में कुछ लोग, कुछ फैमिलियाँ वाकई ये करती हैं जो आपने कहा कि पहले बेटे को दे दो, पहले ये कर दो, पहले ये कर दो। लेकिन दूसरी तरफ बेटा किस किस तरह कंपनसेट कर रहा है, भाई किस किस तरह कंपनसेट कर रहा है, शौहर किस किस तरह कंपनसेट कर रहा है, हमें उसे भी तराजू के दूसरे पलड़े में रख देना चाहिए। डॉक्टर, मैं इख्तलाफ नहीं कर रही, बट मैं ये कह रही हूँ अब जैसे आपने कहा कि एक भाई, एक बेटा या फिर एक शोहर कंपनसेट कर रहा होता है अपनी चीज़ों को, बीवी भी तो इन अदर वेज कंपनसेट कर रही होती है। बहन भी तो घर पर रह के कंपनसेट कर रही होती है उसी भाई के लिए। अगर भाई उसकी वजह से बाहर निकल रहा है, मैं यही बात कह रहा हूँ, तो चीजें कर रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि तराजू के 2 पलड़े हैं ना, एक पलड़े में वो डाल दें और एक पलड़े में ये डाल दें। जब दोनों चीजें आ जाएंगी फिर लगेगा ये खुदगर्जी नहीं है। मैं बहन के लिए इसार या सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो बहन मेरे लिए इसार और सेक्रीफाइस कर रही है। माँ अगर कर रही है इधर से बाप कर रहा है, ये बैलेंस तब होगा। दूसरी तरफ जहाँ तक आपने कहा कि भाई हिस्सा नहीं देते, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो हमारे कुछ रूरल एरियाज़ हैं या इलिटरेट लोग हैं वाकई ऐसा करते हैं। हमने तो ये देखा कि हमने हिस्से से ज़्यादा दिया, हमने हिस्सा भी दिया और साथ लिख के दिया जो चाहिए वो भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। उसके बाद हिस्सा देने के बाद भी घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, जब आओ, तुम्हारे बच्चे आए, तुम आओ, हर चीज़ तुम्हारे लिए ओपन है। तो ये तस्वीर का दूसरा रुख है। तो मैंने कहा कि जी मैं मर्द होते हुए इस हिस्से को बर्दाश्त ना करूं, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। अब आते हैं खुदगर्जी की उस डेफिनेशन की तरफ, वो आपने दी। हमने वेस्ट से बहुत कुछ लिया। अच्छा। हमने टेक्नोलॉजी ली, हमने साइंस का इल्म उनसे लिया, हमने उसके बाद फैशन उनसे लिया, इसी तरह हमने खुदगर्जी भी उन्हीं से ली। सही। कैसे? अगर आप 1500 साल पहले जाएं तो हमारे यहाँ सेल्फलेसनेस तो ये थी कि अगर आप बदर के मैदान को जहन में लाएं तो पानी से 7 आदमी जाम बलब थे, और जब पानी पिलाने के लिए बच्ची उनके पास पहुंची, ये बंदा उनके पास पहुंचा, उसने कहा दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, और करते करते सारों ने उस पानी की बजाय जामे शहादत नोश कर लिया। सब के सब कितने प्यासे होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात के ऊपर दूसरों को तरजीह दी। हमने तो हमेशा से ये सीखा, ये पढ़ा और इस कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल। लेकिन जब हमने वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू किया, हमने वेस्ट की अकदार को फॉलो करना शुरू किया, उनकी वैल्यूज़ को फॉलो करना शुरू किया, तो हमारे अंदर खुदगर्जी इसलिए आ गई कि वहाँ हर शख्स अपने लिए जीता है। हमारे यहाँ कंसेप्ट ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 20 साल पहले चले जाएं तो फ़र्द ख़ानदान के लिए जीता था। आमतौर पर बाप कमाता था और 5, 7, 10 बंदों को वो पाल लेता था। फिर भाई ऐड हो जाता था, थोड़ी और खुशहाली आ जाती थी। इक्का दुक्का जगह पे ख़वातीन भी साथ बटाने लग जाती थी, मगर जो खातून भी हाथ बटाती थी वो ये नहीं कहती थी जो घर में बूढ़ी औरत बैठी है मैंने इसके लिए नहीं कमाना। अभी भी अगर आप मैं कुछ कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, हम पूरे के पूरे फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसे ही है ना। ये था हमारा असल कल्चर जो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता जा रहा है, क्योंकि हमने वेस्ट से जो चीज़ें मुस्तार ली उनमें ये भी है कि भाई ये मेरी ज़िंदगी है, मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है, मैंने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, मुझे बूढ़े माँ बाप से, भाई से, किसी और से कोई गरज नहीं होनी चाहिए। मैं बल्कि एक जगह पे बता रहा था कि
इस कल्चर में देखिए कितनी चीज़ें आती हैं कि हमारे यहाँ जब आप घर में बिरयानी बनाती हैं, हाँ, तो वो एक प्लेट तो कभी भी नहीं बनती, बिल्कुल, वो डिश ही ऐसी होती है पूरी बननी पड़ती है। हमारी देसी डिशें, लस्सी वो एक गिलास नहीं बनती, हाँ, जग में ही बनती है, शिकंजवी जग में बनती है। उनके कल्चर में इज्तिमाइयत की बजाय इनफरादियत ऐसी अब जाते हैं, एक बर्गर देना, एक शवारमा देना, एक ये देना, एक कोल्ड ड्रिंक देना, मतलब वो इतना ज़्यादा इंडिविजुअलाइज कर चुके हैं चीज़ों को कि उनके फूड से लेकर उनके ताल्लुकात, उनकी हर चीज़ें जो है ना वो एक बंदे के गिर्द घूमती हैं। हमने वहाँ से ये चीज़ें लेनी शुरू की, नतीजतन हमारी सोसाइटी में खुद गर्जी का अंसर आने लग गया। अगर अभी भी उस तरह का नहीं आया, लेकिन आपने इसके ऊपर जो प्रोग्राम किया है, ये एक लम्हा फिक्रिया है तो किया ना कि भी हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो जो मेरे बच्चे होंगे वो इस चीज़ को फेस करेंगे कि उनके साथ खड़े होने वाला, शोल्डर के साथ शोल्डर मिलाने वाला, बैक से साथ बैक मिलाने वाला कोई नहीं होगा। हमारे लिए तो इतनी सख्त तंबीह थी कि अगर आपने पेट भरकर खाया है और आपके पड़ोसी ने खाना नहीं खाया तो आपके लिए तो वहीदे थी। इतना ज्यादा डराया गया कि वो कि आप सो कैसे गए हैं, आप सो कैसे गए हैं। हमारे यहाँ ऐसा था कि अगर मोहल्ले में की फौतगी हो गई तो 3 दिन तक किसी घर में टीवी नहीं चलता था कि यार फौतगी हो गई है। लेकिन ये 10 साल पुरानी बातें हैं, 15 साल, अब तो ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन चले डॉक्टर साहब, ये तो चले एक घर का हमने वो दिखा दिया ना कि घर पे ये सारे मामलात हो सकते हैं। इस खुद गर्जी की वजह से हमारे माशरती मामलात किस तरह बिगड़ सकते हैं, और जिस तरह का निज़ाम आजकल हमारा चल रहा है उसमें आपको लगता है कि खुद गर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसने ये सारे मामलात बिगाड़े हैं? 100% मैं एग्री करता हूँ आपसे। देखें, फ़र्द पहली इकाई है कौम की, फ़र्द से बनता है ख़ानदान, खानदान से फिर उसके बाद वो कबीले बनते हैं, कबाले से सोसाइटी या उम्मत बनती है, मुल्क बनता है, कौम बनती है। जब एक फ़र्द अपने घर से ही लाताल्लुक हो गया तो वो मुल्क से, कौम से, मिल्लत से ताल्लुक कहाँ पे रखेगा? इकबाल ने तो क्लियर कट कहा था कि फ़र्द कायम क्या है, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। कि फ़र्द की अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस मिल्लत के रब्त के साथ है। अगर वो तन्हा हो जाता है तो फिर वो कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हमने इनफरादी सतह पर इतना ज़्यादा अपने आप को आइडियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि हमने सेल्फियाँ लेने, टेलीविज़न स्क्रीन के सामने या आईने के सामने खड़े होकर जितना स्पेंड सर्व करते हैं उतना हम दोस्त अहबाब के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ सर्व करते तो क्या होता। हमने बर्थडेज मनानी शुरू की तो बर्थडेज में हमने ये मनानी शुरू की कि मैं अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करूँ। आपकी बर्थडे आप चैरिटी होम में क्यों नहीं जाते, आप ऑर्फनेज में क्यों नहीं जाते? आपकी बर्थडे है, लोगों को कपड़े तकसीम करके आओ। आप तो रोज़ केक खाते हो, आप तो रोज़ पिज़्ज़ा खाते हो, भाई आप कुछ और कर लो जाके। तो हमने जब ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे गिर्द घूमती है तो ये नतीजा मिला और पूरी की पूरी उम्मत, कौम बिगाड़ का शिकार हो गई। अब देख लें कि अगर बिजली के मामलात हैं, पेट्रोल के मामलात हैं, मैं अफोर्ड करता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे क्या, बाकी करे ना करे, मतलब मैं तो चलो अफोर्ड कर ही रहा हूँ ना, मुझे किसी की गर्ज ही कोई नहीं है। लेकिन अगर मेरे दिल में पूरी उम्मत का दर्द होता तो मैं किसी न किसी कौम के साथ, किसी न किसी जमात के साथ सड़क पर खड़ा होता कि यार इस मामले को सॉर्ट करो। मैं ईवानों में आवाज़ बुलंद करता, मैं किसी और जगह जाके आवाज़ बुलंद करता, मगर मैंने कहा ये मेरा मसला नहीं है। तो जब मैंने उनके मसले से लाताल्लुकी इख्तियार कर दी तो मेरे मसले से उन्होंने लाताल्लुकी इख्तियार कर दी और हम दोनों तन्हा हो गए, बीच में खलीज आ गई। यही मसला है ना कि आप उसको सबका मसला नहीं समझते हैं। आप उसको कहते हैं जी हमारा चल रहा है तो बाकी भाड़ में जाएं, जो चीज़ें बोली जाती है। दूसरा कहा जाता है जी अपना हक नहीं मिल रहा तो छीन लो किसी से। पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, या इवन दो के बच्चों को भी नहीं कहा जाती थी। अब कहा जाता है कि अच्छा किसी बच्चे ने आपको एक मारी है ना, आपने 2 मार के आनी है। टॉलरेंस जो है, जो सोशलाइजिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उसे तो कर दिया एलिमिनेट। सिर्फ डोमिनेट कैसे करना है। क्योंकि मुझे याद है हम जब जाके कहते थे कि हमें किसी बच्चे ने मारा है तो हमारी मामा और अम्मी अबू कहते थे कोई बात नहीं बेटा, आपके दोस्त हैं, खेलो जाके, गलती हो गई, तुमने कुछ कह दियो। अब कहते हैं जी अब उसने 1 मारी, आपने 2 मार के आनी है। बिल्कुल। इवन कि अगर टीचर भी बच्चे को डांट दे तो पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों डांटा। हालांकि ये उसका हक है कि अगर गलती की है तो वो डांट सकते हैं, उसका हक है ये। अब यही बात होगी कि नफ्सा नफ्सी सबसे पहले मैं, और ये नरगिसियत या सेल्फ सेंटर्डनेस की तरफ बात लेके जाती है कि मुझे अपने अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। तो ये क्या नफ्सियाती मसला हो सकता है? बिल्कुल, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो नफ्सियाती मसला है, अगर ये सेल्फ सेंटर्डनेस या नरगिसियत की तरफ, नार्सिज्म की तरफ चली जाती हैं चीज़ें, इस सूरत में तो ये है कि एक नफ्सियाती मसला है। अच्छा। और उसकी बाकायदा इलाज करवाना चाहिए। जब आपको अपने अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल तन्हा हो जाएंगे।
लेकिन हमारे यहाँ ये मसला नफ्सियाती कुछ लोगों में है, ज़्यादातर लोगों का ये समाजी मसला है। वो आसपास जो देखते हैं उसके मुताबिक वो रिएक्ट करते हैं। अच्छा। हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। इस बंदे ने बुरा किया, ABC ने, हाँ। वो बुरा था तो उसने बुरा किया। हाँ। मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि मैं तो अच्छा हूँ ना, हाँ, क्योंकि मैं अच्छा हूँ तो मुझे अच्छा करना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट करता हूँ कि चूंकि इसने ऐसा किया इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया। इसका मतलब है कि आपने अपना कंट्रोल तो दूसरे के हाथ में दे दिया। वो आपसे अच्छा कराए या आपसे बुरा कराए, आपकी ज़िंदगी फिर आपके कंट्रोल में तो नहीं रही ना। हाँ। हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर वो गाली दे रहा है, तो क्या मेरा स्टैंडर्ड, मेरा कैलिबर ये है कि मैं झूठ का जवाब झूठ से और गाली का जवाब गाली से दूँ? क्या मैं इसी कैलिबर का आदमी हूँ या मैं उससे बेहतर हूँ? अगर मैं उससे बेहतर हूँ तो मुझे उससे बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा, वरना मैं तो उसके लेवल पर आ जाऊँगा। फिर मुझ में और एक गली के जो सड़क छाप लोग, जिससे बदतमीज़ लोग हम कहते हैं, जो भी उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तो हम सबको अपना अपना कैलिबर आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई। और अगर आपको लगता है कि आप खुद गर्जी में इतना ज़्यादा चले गए, इन्वॉल्व हो गए, तो ये नफ्सियाती मसाइल जी, ये अगली स्टेप फिर यही है कि आपको किसी मिलना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को या किसी सीनियर को, किसी बुजुर्ग को, कि वो आपको बताए कि ज़िंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाती है। दरख्त फल देता है, अपने लिए नहीं देता। सूरज रोशनी देता है, अपने लिए नहीं देता। समुद्र बहता है, अपने लिए नहीं बहता। ये दुनिया का निज़ाम इसी तरह से चलता है कि जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, जब आप अपने लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, तो फिर आप दुनिया से लाताल्लुक हो जाते हैं और दुनिया आपसे लाताल्लुक हो जाती है। लेकिन सारे कहते हैं जी पहले अपने बारे में सोचो फिर किसी और के बारे में सोचो। बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन अपने बारे में सोचो क्या? देखें, अपने बारे में सोचो, क्या सोचो कि मैं सोसाइटी में बेहतर हिस्सा कैसे डाल सकता हूँ। अच्छा। मेरी सोसाइटी में रिस्पेक्ट कैसे होगी, मेरी आखिरत कैसे संवरेगी। अच्छा। मैं बुजुर्गों को सही मकाम कैसे दिलवा सकता हूँ। अगर मुझे सही मकाम चाहिए, मुझे लोगों से कैसा ट्रीट करना चाहिए, सोचना तो ये चाहिए ना। हाँ। ये सारा भी अपने बारे में सोचना है। हाँ। अब जब मैं सोचूंगा कि अगर मैं बुजुर्ग हो जाऊँ तो मुझसे बच्चे कैसे ट्रीट करें, तो मैं उनके सामने बुजुर्गों को वैसे ट्रीट करना शुरू कर दूंगा जैसे मैं चाहता हूँ। गिव एंड टेक है। आप सोसाइटी को जो देते हैं, सोसाइटी आपको वो रिटर्न करती है। तो आपने सोसाइटी को क्या देना शुरू किया है? जो आपने देना सोसाइटी ने वो देना शुरू किया। अपना सोच लो आप, आखिरत कैसी चाहिए आपको, जैसी आखिरत चाहिए उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दो। तो ये भी अपने बारे में सोचना ही है। तो हमने सोचा कि अपने बारे में सोचना है कि छीनो झपटो और चीजें अपने पास ले आओ। वो है आर्जी, वो है आर्जी। साल की बात है, 2 साल की बात है, 10 साल की बात है, उसके बाद क्या होगा? लेकिन एक्चुअली अगर आपने अल्टीमेट सक्सेस देखनी है तो अपने इस दुनिया और उस दुनिया को मिला के देखना है और अपने लिए पढ़ाई करना। मैं सच कह रहा हूँ, तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो अपना ही बन जा भाई। ये सोच ले कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो दुनियावी या उखरवी दोनों लिहाज से मुझे निजात दिलवाएंगे, कामयाबी दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे। तो अपने लिए ही सोच लें, मगर मुखलिस होकर सोच लें तो सब के सब बेगरज हो जाएंगे। और ये जो हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे ना कि इत्तेफाक में बरकत है और ये सारी चीज़ें, ये वाकई ऐसे होता है कि जब आप टीम अप करके या मिलकर कलेक्टिवली कोई काम करने की कोशिश करते तो उसमें बरकत भी पड़ती है और कामयाबी भी ज़रूर आपको मिलती है। इंडिविजुअली आइसोलेशन में आप नहीं रह सकते हैं और ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। तो हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे कि किस तरह अपनी सोसाइटी को हमने बेहतर करना है। हम अपना पार्ट उसमें डालते रहते हैं, अपनी ड्यूटीज़ समझ कर हम इसमें अपनी पार्टिसिपेशन डालते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।